हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द ऑर्डिनल एनालिसिस। और आज हम बात करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, ऑर्डिनल अप्रोच दैट मीन्स इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में हमने इंडिफरेंस कर्व क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स के बारे में पढ़ा था और बजट लाइन के बारे में पढ़ा था। आज हम इन दोनों को यूज करते हुए बात कर रहे हैं ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट करते हैं। So first of all, what is the meaning of consumer equilibrium? So consumer equilibrium is a stage where consumer get maximum satisfaction from his given monetary income and having no tendency to make any change in his existing purchase. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जब वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में है और चेंजेस नहीं चाहता, that point is consumers equilibrium. That stage is called consumers equilibrium. ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां अटेन होगा जहां पर दीज फॉलोइंग कंडीशंस विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है, तीनों कंडीशन जिस पॉइंट पर सेटिस्फाइड होगी दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। द फर्स्ट कंडीशन इज दिस इज द कंडीशन ऑफ बजट लाइन। ठीक है, यानी कुल मिला के हमें बजट लाइन को फॉलो करना होगा। द सेकंड कंडीशन इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन which is equal to slope of budget line. बजट लाइन का स्लोप क्या होता है? px upon py। तो इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व की क्या होनी चाहिए? टेंजेंट होनी चाहिए। दैट मीन्स द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। एंड द थर्ड कंडीशन इज इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टूवर्ड्स होरिजन। ये तीन कंडीशन जहाँ पर सेटिस्फाई होगी दैट इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसे ग्राफिकली समझते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने ले रखा है यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी और वाई एक्सिस पर हमने ले रखा है यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी। ठीक है, नाउ फर्स्ट हमें चाहिए बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व। तो हम कुछ इंडिफरेंस कर्व बना रहे हैं, से IC1, IC2 एंड IC3। IC4 भी बना सकते हैं। ठीक है, as we know that higher the indifference curve, higher the level of satisfaction. ठीक है, तो अगर मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक कंज्यूमर कौन से इंडिफरेंस कर्व पर रहना पसंद करेगा? IC3 पर, बिकॉज हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेकिन सिर्फ हायर सेटिस्फेक्शन नहीं, आपको ये भी देखना होगा कि आपकी बजट कंस्ट्रेंट क्या है, आपका बजट क्या है। तो हम एक बजट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बजट लाइन। ठीक है, और ये बजट लाइन IC2 को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इंटरसेक्ट IC1 को भी कर रही है। फर्स्ट वी ड्रॉ इंडिफरेंस कर्व और एज पर कंज्यूमर हम IC3 पर रहना चाहेंगे, लेकिन हमारी बजट लिमिट क्या है? ये बजट लाइन है। हम इस बजट लाइन से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि हम उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। हमारी मॉनिटरी इनकम क्या है? फिक्स। तो फर्स्ट कंडीशन किसको प्रेजेंट कर रही है? बजट लाइन को। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जहां पर बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप दोनों बराबर है, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, वो पॉइंट्स क्या होने चाहिए? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अभी एट प्रेजेंट देखो हमारे पास में 3 पॉइंट है जहाँ ये कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं। हमें टेंजेंसी वाला पॉइंट चाहिए। ठीक है, दीज पॉइंट्स आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दिस पॉइंट इज टेंजेंट। ठीक है, तो एट दिस लेवल, इस पॉइंट पर MRS यानी कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व किसके बराबर है? px अपॉन py के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि इस पॉइंट पर बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को छू के निकल रही है। इट्स अ टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, हम नाम दे देते हैं पॉइंट्स को, दिस इज A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट। अगर मैं A पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है स्लोप ऑफ बजट लाइन से। और पॉइंट C की अगर मैं बात करूं, here MRS XY is equal to less than equal to px upon py। तो हमारी कंडीशन क्या है? हमारी फर्स्ट कंडीशन ये बोलती है कि हमें बजट में रहना है। ठीक है, द टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल मॉनिटरी इनकम। ठीक है, वी ड्रॉ अ बजट लाइन। सेकंड,
स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो बी पॉइंट पर दोनों के स्लोप क्या आ रहे हैं, इक्वल। एंड द थर्ड कंडीशन इज इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टुवर्ड्स ओरिजिन। तो बी पर देखो इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन की क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मैं इसको ई नाम दे देती हूँ बिकॉज इट रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड कंज्यूमर शुड परचेज OX units of X commodity and OY units of Y commodity। अगर कंज्यूमर OX यूनिट खरीदता है, ये जितनी भी क्वांटिटी आ रही होगी X की और ये जितनी क्वांटिटी आ रही होगी Y की, अगर वो परचेज करता है तो कंज्यूमर कहाँ आ जाएगा, मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन में, और जहां से वो मूव करने की टेंडेंसी में नहीं होगा। दैट इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। एट द पॉइंट E all three conditions are satisfied, ठीक है। तो E पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, लेकिन ये लॉ, ये जो अप्रोच है, ये भी कुछ अजम्पशन पर बेस्ड है। जैसा कि हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स अपने आप में एक हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट है, जो एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन पर बेस्ड है। कोई भी लॉ बिना अजम्पशन के कंप्लीट नहीं है। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की या ऑर्डिनल अप्रोच की भी कुछ assumptions हैं। तो देखते हैं क्या assumptions हैं इसकी। These are the certain assumption of indifference curve analysis. The first assumption, the consumer is rational. That means consumer always try to seek maximum satisfaction. Consumer can rank his preference on the basis of satisfaction. That is the most important assumption. क्योंकि इस अप्रोच का नाम क्या है, ऑर्डिनल। तो हमने ये चीज समझी थी कि जब हम कार्डिनल एनालिसिस की बात करते हैं, तो कार्डिनल एनालिसिस में हम यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ नंबर 1, 2, 3 मेजर कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच वाले इकोनॉमिस्ट लाइक एलन एंड हिक्स का ये मानना था कि हम यूटिलिटी को यूटिल्स के टर्म में या नंबर के टर्म में मेजर नहीं कर सकते। हम उस यूटिलिटी को रैंक दे सकते हैं, प्रीफरेंस दे सकते हैं, हम उसका ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये असम्पशन ये मानती है the consumer can rank his preference on the basis of satisfaction. We can order our preference. हम एक ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। ऑर्डर मीन्स वो क्रम वाला ऑर्डर हम डिसाइड कर सकते हैं। That's why this approach is called ordinal. The prices of no goods are given and remains constant throughout the derivation of law. The money income of consumer is given and remains constant, and all goods are homogeneous and divisible. Same goods से बिल्कुल। तो ये कुछ assumption है जिस पर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या ऑर्डिनल अप्रोच बेस्ड है। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन इज नॉट साटिस्फाइड। द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू प्राइस रेशियो Px upon Py. But what if when marginal rate of substitution is more than Px upon Py or less than Px upon Py? First condition, if MRS marginal rate of substitution is more than price ratio, तो ये किस बात को इंडिकेट करता है, या इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि कंज्यूमर जो पे करना चाहता है, अपने विलिंगनेस को ध्यान में रखते हुए, अपने सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखते हुए जो पे करना चाहता है वो ज्यादा है, और जो वास्तव में उसने पे किया है या जो वास्तव में मार्केट में प्राइसेस चल रहे हैं वो कम है। यानी कि उसे लगता है कि जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो ज्यादा है, लेकिन वो उसके लिए क्या कर रहा है, उसके लिए कम पे कर रहा है। तो इस केस में वो क्या करेगा, एक्स के कंजम्पशन को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, या फिर वाई के कंजम्पशन को कम कर देगा। इस केस में क्या होगा, जब वो एक्स के कंजम्पशन को बढ़ाएगा और वाई के कंजम्पशन को कम करेगा, तो जो एमआरएस का रेशियो है, जो एमआरएस है, दैट इज MUX upon MUY, जो यूटिलिटी है, वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। कब तक कम होने लगेगी, जब तक ये फिर से किसके बराबर नहीं आ जाती, Px upon Py के। अभी ये ज्यादा है ना, तो इसे हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का रेशियो होता है MUX upon MUY। तो हमें इस रेशियो को क्या करना है, कम करना है। इस रेशियो को हम कैसे कम कर पाएंगे, इस रेशियो को कम करने के लिए हमें x के कंजम्पशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। As we know, when we increase the consumption of x, then the marginal utility goes on diminishing, ठीक है, वो कम होने लगेगी। तो अकॉर्डिंगली MRS, हम x के कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे और y के कंजम्पशन को कम करेंगे। अकॉर्डिंगली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होने लगेगी, और तब तक जब तक ये फिर से Px upon Py के बराबर नहीं हो जाती और फिर से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता।
तो इन सच केस कंज्यूमर बाय मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई। ठीक है, इसका बिल्कुल अपोजिट केस, अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो से कम है, दैट इंडिकेट द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे लेस देन द प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। उसे लग रहा है कि उसने पे ज्यादा किया है, तो इस केस में वो क्या करेगा, एक्स के कंजम्पशन को कम कर देगा, से लेस ऑफ एक्स और मोर ऑफ वाई, क्योंकि इस केस में उसे एमआरएस को बढ़ाना है। प्राइसेस रेशियो तो कांस्टेंट है, प्राइसेस आर गिवन एंड रिमेन्स कांस्टेंट, उसे इंक्रीज करना है, तो वो कंजम्पशन को क्या करेगा, एक्स के कंजम्पशन को कम करेगा और वाई के कंजम्पशन को बढ़ा देगा। कंज्यूमर बाय लेस ऑफ एक्स एंड मोर ऑफ वाई, एज अ रिजल्ट एमआरएस राइजेस, ये बढ़ना स्टार्ट होगी, और कब तक, when it becomes equal to px upon py, और फिर से क्या एस्टैब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो if there is not the situation of equilibrium, consumer should increase or decrease the consumption on x or y, as the case may be. Now the next topic is consumer surplus. Consumer surplus means simply what a consumer is willing to pay and what is he actually pays। ठीक है ना, अगर कंज्यूमर को लगता है कि किसी कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, तो वो उसके लिए ज्यादा पे करने के लिए रेडी रहेगा, उसकी विलिंगनेस ज्यादा रहेगी। लेकिन वास्तव में अगर उसका मार्केट में प्राइस कम है, जैसे मैं इस मार्कर को खरीदने के लिए 20 रुपीज पे ऑफ करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, मुझे लगता है कि इसकी यूटिलिटी मुझे 20 रुपीज के बराबर मिलेगी, लेकिन अगर मार्केट में इसका प्राइस 15 रुपीज है, तो 5 रुपीज कंज्यूमर सरप्लस है। ठीक है, तो सिंपली व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस इज व्हाट इज कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट इज ही एक्चुअली पेज। ठीक है, इट इज अ excess of what, excess of the price which a consumer would be willing to pay rather than go without a thing over that which he actually does pay is called consumer surplus। ठीक है, this concept, the concept of consumer surplus is given by Marshall, and this concept is purely based upon the law of diminishing marginal utility। कैसे? It can be explained with the help of the schedule। जैसे जैसे हम कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं, marginal utility goes on diminishing। This is the law of diminishing marginal utility। Say a consumer consume more and more units of a commodity, the marginal utility goes on diminishing। क्यों कम होती है? क्योंकि हमारी इंटेंसिटी और हमारी जो डिजायर है उस कमोडिटी को कंज्यूम करने की वो कम होती जाती है। ठीक है, प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं, जैसे मार्केट का प्राइस 20 रुपीज है तो वो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो अब इस केस में अगर हमें कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करना हो तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? Simply, consumer is ready to pay is represented by marginal utility। This is ready to pay, and this is what is actually pay, that is price। तो हम MUX में से PX को माइनस कर देंगे, that is called consumer surplus। तो at the first unit the consumer surplus is 10, then 8, then 6, 4, 2 and 0। ठीक है, लास्ट में आते कंज्यूमर कितना सरप्लस आ गया? 0, यानी अब इसके बाद में कंज्यूमर को कोई सरप्लस नहीं है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को, कंज्यूमर सरप्लस को हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। तो हम एक ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने ले रखा है नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स हम लिख नहीं रहे, नॉमिनेट नहीं कर रहे इस पे। वाई एक्सिस पर हमें दोनों चीजें लेनी, क्योंकि हमें कर्व किस किस का चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी का भी और प्राइस का भी। तो हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं प्राइस एंड एमयू ऑफ एक्स कमोडिटी। प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, स्ट्रेट लाइन, और मार्जिनल यूटिलिटी हमें पता है कि डिमिनिशिंग ऑर्डर में हो रही है। तो हम एक फ्री हैंड कर्व बना रहे हैं, दिस इज एमयू मार्जिनल यूटिलिटी, और हम इसे नाम दे देते हैं, इसे नाम दे देते हैं पी, या कोई भी नाम देते हैं, इसे हम ए नाम दे देते हैं, इसे बी। और हमें पता है कि प्राइसेस क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो मान लीजिए ये 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट, तो ये प्राइस क्या हो गया? कांस्टेंट। इसको हम नाम दे देते हैं पी आर। ठीक है, पी आर ओ, इसको क्यू नाम दे देते हैं और इसे डी नाम दे देते हैं। ठीक है, इस तरह से।
20 के ऊपर जितना भी है, ठीक है, जितना भी है यूटिलिटी दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। तो देखो 20 से ऊपर 10, 20 से ऊपर 28, तो यहाँ से लेके जब तक ये इक्वल टू 20 नहीं हो जाता, जब दोनों इक्वल नहीं हो जाते MUX और PX, ये कहाँ इक्वल हो रहा है, यहाँ पर एट दिस पॉइंट MUX इक्वल टू PX, ठीक है। तो इससे ऊपर का जितना भी है दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। तो हम इसको क्रॉस लाइन से इंडिकेट कर देते हैं, तो दैट इज कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस को अगर हमें इसमें इस डायग्राम में शो करना होगा तो द ट्राइंगल PDR या DPR, जैसे भी आप इसे लिखना चाहें, दिस ट्राइंगल इज नथिंग अदर देन कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तो इतना कंज्यूमर कहाँ तक रहेगा, सरप्लस में रहेगा। तो कंज्यूमर सरप्लस सिंपली एक कंज्यूमर जितना देने के लिए रेडी है, विलिंग टू पे, और वास्तव में वो जितना पे कर रहा है उनका डिफरेंस, दैट मीन्स एक्सेस ऑफ व्हाट इज कंज्यूमर इज विलिंग टू पे देन व्हाट ही एक्चुअली पे, ठीक है। तो जितना ज्यादा वो पे करेगा दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस।